लुवोश राजकुमारी ने उस चमकीले पत्थर पर हमला जारी रखा। त्रिखा बुद्धिमान थी। उसने कहा, मुझे भी नहीं लगता है कि केवल अमलतास औषधि के लिए वो इतनी कोशिश करेगी। निश्चित रूप से उस पत्थर में दूसरा कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। दक्ष ने कहा, पत्थर पर स्पेस टूर से संबंधित कुछ निशान उभरे हुए हैं जो कि शोध और समझ दोनों के लिए बेहद मूल्यवान है। हालांकि जिस तरह से वो युवती हमला किए जा रही है वो बेहद खतरनाक है और आबैल मुझे मार वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दक्ष ये सब बातें इसीलिए भी सोच रहा था क्योंकि उसका अनुमान था कि लुवोश राजकुमारी के पास स्पेस टूर की शक्ति से संबंधित कोई पुस्तक नहीं है। वो कुछ भी कर ले, लेकिन पत्थर पर उभरे स्पेस टूर की शक्तियों के निशान को पढ़ने में वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ लुवोश राजकुमारी ने हमला जारी रखा। पत्थर के दोनों तरफ से दरारें पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर ऊपर से गिरने वाला है। तभी दक्ष ने अपनी गति का इस्तेमाल किया और लुवोश राजकुमारी के पास पहुंच गया और उसने लुवोश राजकुमारी से कहा, जल्दी करो और यहां से निकलो। लुवोश राजकुमारी ने उसकी एक बात न मानी। उसने हमला जारी रखा। अंत में दीवार टूटकर अलग हो गई। नीचे गिरते ही पत्थर कई टुकड़ों में बंट गया। लुवोश राजकुमारी उन पत्थरों को इकट्ठा करने ही वाली थी कि तभी पत्थर के नीचे से बड़ी मात्रा में शीतल पानी बहने लगा। पानी का रंग काला था। ये दक्ष और लुवोश राजकुमारी की दिशा में बह रहा था। पानी इतना शीतल था कि शीर्ष योद्धा भी उसे स्पर्श करने से परहेज करेगा। अचानक पानी से कान फोड़ू चीखें निकली। बड़ी संख्या में बिच्छू बाहर निकले। कुछ बिच्छुओं ने दक्ष पर हमला किया तो कुछ बिच्छुओं ने लुवोश राजकुमारी पर। उन बिच्छुओं में 20 परिपक्व बिच्छू भी थे। ये देखकर लुवोश राजकुमारी डर गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दक्ष ने खतरे का अनुमान पहले ही लगा लिया था, इसीलिए वो पूरी तरह से तैयार था। दक्ष ने फौरन स्पेस टूर की शक्तियों का इस्तेमाल किया और नीचे की पहाड़ी पर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से हमला कर दिया। पहाड़ी में दरारें आ गई और उसकी तरफ बढ़ने वाला काले रंग का पानी उस दरार में उतरने लगा। कुछ ही देर बाद दरार वाली जगह का पत्थर ढहने लगा और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया। अब पानी के साथ साथ टूटे हुए पत्थर और बिच्छू भी उस गड्ढे में उतरने लगे। ठीक इसी समय दक्ष ने अग्निशोध पत्थर का इस्तेमाल किया। अग्निशोध पत्थर से आग की तेज लपटें निकलने लगी। पानी का वाष्पीकरण होने लगा। परिपक्व बिच्छू इस हमले को समझ नहीं पाए और पीछे हटने लगे। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियां और जादुई शक्तियों का एक साथ इस्तेमाल किया और बिच्छुओं पर हमला कर दिया और परिणाम स्वरूप बिच्छू वहां से भाग गए। अंत में दक्ष ने राहत की सांस ली। दक्ष पीछे मुड़ा और अपने साथियों की दिशा में बढ़ने लगा। लुवोश राजकुमारी तेजी से भागते हुए दक्ष के पास पहुंची और नाराजगी जाहिर करते हुए उसने कहा, मैं उन पत्थरों को इकट्ठा करना चाहती थी ताकि स्पेस टूर से संबंधित उसकी क्षमता का अध्ययन कर सकूं। तुमने उसे नष्ट क्यों किया? क्या तुमने देखा नहीं कि उस पत्थर से कितना पानी निकल रहा था? दक्ष ने पूछा। लुवोश राजकुमारी ने कहा, पत्थर से पानी निकल रहा था, इससे हमें क्या मतलब? दक्ष ने कहा, पत्थर से निकलने वाले जल से ही उन बिच्छुओं का पालन पोषण होता है। यदि तुम उन पत्थरों को अपने नियंत्रण में ले लेती तो वो निश्चित रूप से तुम्हें जान से मारने के लिए अपने जान की बाजी लगा देते। और सोचो, यदि बड़ी संख्या में बिच्छुओं ने हमला कर दिया होता तो स्थिति क्या होती? दक्ष ने मदद की थी, लेकिन लुवोश राजकुमारी ने बिल्कुल कृतज्ञता प्रकट करना ठीक नहीं समझा। वो इस तरह से व्यवहार कर रही थी मानो वो बहस करना चाहती हो। मेरी क्षमता उच्च स्तरीय है, मैं उसका सामना कर सकती थी। तुम्हारी मदद की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दक्ष भी बहस नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि वो युवती भोली है। वो खुद को हमेशा ताकतवर दिखाना पसंद करती है और कभी हार नहीं मानती है। दक्ष ने लुवोश राजकुमारी की उपेक्षा की। यह देखकर लुवोश राजकुमारी ने कहा, दक्ष, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। तुमने बहुत सही किया। तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत दिख रहे हो। क्या तुम्हारी क्षमता पहले की तुलना में अधिक हुई है? दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। दक्ष वापस अपने साथी बैजू और त्रिखा के पास पहुंच गया। दोनों की निगाहें सामने की पहाड़ी के शीर्ष पर मौजूद योग्यता दीवार पर टिकी हुई थी।
उसकी चमक इतनी तेज थी कि कोई भी योद्धा सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी उसे देख सकता था। योग्यता अंक की इस प्रतियोगिता में दिलदारगंज की स्थिति बेहद मजबूत थी। यदि प्रतियोगिता इस समय खत्म होती तो वो शीर्ष स्थान प्राप्त करने में कामयाब होता। वहीं गौखुर क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब थी। गौखुर क्षेत्र ने इस बार 4 शीर्ष योद्धा जो कि सेनापति स्तर के थे उन्हें खो दिया था और 10 से अधिक शीर्ष परम योद्धा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। झुंझुनू ने भी गौखुर क्षेत्र से अधिक योग्यता अंक अर्जित किए थे, जिससे स्वर्ग क्षेत्र में मौजूद गौखुर क्षेत्र के वरिष्ठ योद्धा परेशान दिख रहे थे। इस बार हमने ऊपर शीर्ष स्थान प्राप्त करने की उम्मीद जताई थी, हम तो नीचे शीर्ष पर आ रहे हैं, एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, झुंझुनू क्षेत्र की तुलना में हमारे पास 2 गुने सर्वोच्च क्षमता वाले योद्धा हैं, फिर भी हम झुंझुनू से पीछे। मनीषांक, संजीव हंस और उनके नेतृत्व में दर्जनों योद्धा लाल पर्वत पर पहुंच गए। वो सभी परेशान थे। वो सभी इस बात से आशंकित थे कि गौखुर क्षेत्र शायद ही अपनी स्थिति में सुधार करने में सक्षम हो पाएगा। अंतिम स्थान पर रहने के कारण गौखुर क्षेत्र को स्वर्ग और नरक के बीच के मुकाबले का रण क्षेत्र बनना पड़ता। यदि ऐसा हुआ तो गौखुर क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता। उन सभी ने युद्ध के मैदान के दृश्य को देखा। संजीव हंस ने कहा, वो सभी दक्षिणी क्षेत्र पहुंच रहे हैं। मनीषांक ने कहा, उत्तर पूर्व और पश्चिम की योग्यता दीवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। तभी एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, गौखुर क्षेत्र का पुरोहित दक्ष स्पेस टोर की शक्ति से संपन्न है। क्या? मनीषांक और संजीव दोनों चौंक गए। दोनों ने लंबे समय से युद्ध को गौर से नहीं देखा था। वो दोनों गौखुर क्षेत्र के लिए दूसरी योजना बना रहे थे। वरिष्ठ योद्धा ने मनीषांक और संजीव हंस को बताया कि पिछले कुछ दिनों में हंस क्षेत्र में क्या हुआ है। इसी दौरान उसने ये भी बताया कि दक्ष की पूर्व मंगेतर झुंझुनू की महारानी है और उसे युद्ध की दुनिया में भगवान कहा जाता है। मनीषांक और संजीव हंस के लिए यह हैरान करने वाली स्थिति थी। वरिष्ठ योद्धा ने अपनी बातें जारी रखी। दक्ष के साथ लुओश जाति की राजकुमारी भी है। मुझे नहीं पता कि दक्ष को उसकी पहचान के बारे में पता है या नहीं, लेकिन दोनों की निकटता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। दोनों ने मिलकर दिलदारगंज के कई योद्धाओं को मार डाला है और उनके वारिसों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है। यदि ऐन मौके पर वारिस न भागा होता तो निश्चित रूप से वो भी मारा जाता। जिन योद्धाओं ने युद्ध के मैदान के दृश्य को नहीं देखा था, उनके लिए विश्वास करना कठिन था। वो अब भी यही सोच रहे थे कि कौरवनाथ जैसी महान क्षमता की तुलना में दक्ष कुछ भी नहीं है। राजा कन्नू थोड़ा परेशान दिख रहा था। अपने बेटे के अलावा किसी और योद्धा का महिमा मंडन होते देख उसे अजीब लग रहा था। उसने कहा, उसकी मंगेतर कौन है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस समय गौखुर क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, हमें बस इससे मतलब है। मनीषांक भी राजा कन्नू से सहमत थे। उन्होंने कहा, लेकिन वो लुओश राजकुमारी के साथ क्यों है? अपनी उच्च क्षमता और क्रूर युद्ध नीति के लिए लुओश राजकुमारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। अभी वो युवा ही थी और उसने हंस क्षेत्र को तबाह करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस वजह से लोगों के मन में उसके नाम की दहशत थी। राजा कन्नू ने दक्ष, त्रिखा और बैजू को लुओश राजकुमारी के साथ आगे बढ़ते हुए देखा और गहरी सांस छोड़ने के बाद उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं पता है कि उनके साथ कौन है। मनीषांक ने भी सहमति व्यक्त की और कहा, लुओश राजकुमारी लुओश जाति के प्रमुख की सबसे छोटी बेटी है। उसमें असीम क्षमताएं और युद्ध संसाधन है। वो बेहद चालाक है, यहां तक कि हंस क्षेत्र के बुजुर्ग योद्धा की, जिनके पास हजारों वर्षों का अनुभव था, वो भी उसे नहीं हरा सकते थे। संजीव हंस अपनी पोती त्रिखा के लिए चिंतित थे। उन्होंने पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे हम उन्हें बता सकें कि उनके साथ लुओश राजकुमारी है? राजा कन्नू ने कहा, योग्यता की लड़ाई निष्पक्ष होनी चाहिए। इस लड़ाई के खत्म होने तक किसी भी बाहरी को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं। योग्यता की लड़ाई केवल हार जीत और सूची में स्थान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। ये एक बड़े क्षेत्र के अस्तित्व से संबंधित थी। यहां तक कि युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धाओं को भी इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। सामान्य योद्धाओं का तो
कहना ही क्या। संजीव हंस गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने कहा, लुओश राजकुमारी उन सभी को आसानी से मार सकती थी, फिर भी उसने हमला करने की बजाय साथ देने का फैसला क्यों किया? क्या वो हिमवृत की कब्र तक पहुंचने के लिए दक्ष का इस्तेमाल करना चाह रही है? सचमुच यह अजीब है। आखिरकार लुओश राजकुमारी का लक्ष्य क्या है? राजा कन्नू ने कहा। मनीषांक को दक्ष पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, हम सभी ने कुछ चीजें हैं जिन पर गौर नहीं किया है। मानता हूं कि लुओश राजकुमारी की उच्च क्षमता है, लेकिन दक्ष भी कोई साधारण योद्धा नहीं है। जिस योद्धा की पूर्व मंगेतर युद्ध की दुनिया में भगवान कही जाती हो, जिस योद्धा के पास स्पेस टोर की शक्ति हो, उसे इतना कमतर कैसे आंका जा सकता है? निश्चित रूप से दक्ष को उस राजकुमारी पर शक होगा। वो अपने मन में भावनाओं और आशंकाओं को दबाए रखा होगा और सही वक्त का इंतजार कर रहा होगा। राजा कन्नू भी दक्ष की क्षमता से प्रभावित थे। उन्होंने कहा, लुओश राजकुमारी ने हंस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है, जो कि उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता दर्शाती है। लेकिन दक्ष भी जब तक झुंझुनू में रहा, उसने हमेशा चुनौतियों का ही सामना किया। मुझे उस युवक पर पूर्ण विश्वास है। उसकी क्षमता लुओश राजकुमारी के स्तर की हो सकती है। एक पल की चुप्पी के बाद राजा कन्नू ने कहा, सच कहूं तो दक्ष और लुओश राजकुमारी के बीच होने वाले मुकाबले के लिए मैं बेहद उत्सुक हूं। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। यदि दक्ष लुओश राजकुमारी को मात दे देता है तो वो स्वर्ग क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध योद्धा बन जाएगा। स्वर्ग क्षेत्र के घटनाक्रम से फतेहाबाद के शीर्ष योद्धा भी हैरान थे। गौखुर क्षेत्र के पुरोहित दक्ष ने उनके वारिस के साथ जो कुछ किया था, इससे वो गुस्से में भी थे और उन्होंने मन बना रखा था कि हंस क्षेत्र से गौखुर का पुरोहित यदि जीवित वापस स्वर्ग क्षेत्र लौट जाता है तो निश्चित रूप से वो उसे सबक सिखाएंगे। झुंझुनू के योद्धाओं में से कुछ योद्धा दक्ष और लुओश राजकुमारी को एक साथ देखकर चिंतित थे, जबकि दक्ष विरोधी योद्धा आशान्वित थे कि आखिर में लुओश राजकुमारी निश्चित रूप से उनकी हत्या कर देगी। लुओश जाति के योद्धाओं की नजर भी अपनी राजकुमारी पर टिकी हुई थी। वो सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी राजकुमारी निश्चित रूप से पश्चिमी क्षेत्र में स्थित योग्यता दीवार को अपने कब्जे में लेने में कामयाब होगी। वो सभी लुओश राजकुमारी की हर चाल पर नजरें गड़ाए हुए बैठे थे।